हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है। कल जो वीडियो हम लोग देख रहे थे उसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन तक देखा था। उसके आगे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिएगा और अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के जरूर बैठिएगा। मैं ये बार बार कहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको ढेर सारी चीज़ें नई देखने को मिलती हैं। उनको आप नोट कर लीजिए और उनका रिवीजन करिए। सबसे बढ़िया तरीका है किसी एग्ज़ाम में बेहतरीन से बेहतरीन करके आने का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर और 31 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जलमार्ग के बारे में दिए गए निम्न कथन को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए 31 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जलमार्ग। भैया ये बड़ी बड़ी दूरी के लिए होते हैं, कम दूरी के लिए नहीं होते हैं। नाव्य नदियां तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है, ठीक है। डरबन और केपटाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पत्तन है, ये भी आपका कथन सही है, ठीक है। तो राइट जवाब हमारा बी और सी है, इसलिए दूसरा हमारा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करें और यह किस प्रकार के शैलों से बने हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए भैया 32 का राइट जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बताइए 32 का राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। फ्रांस के कॉकेस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर, इनमें से किसके उदाहरण है आपको बताना है। तो ये भैया किसके उदाहरण है, ये अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। किसके हैं, अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं और 33 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए कह रहा है परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। कह रहा है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित हैं, स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि ये एक स्थानीय सीमित क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, ये विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, विस्तृत क्षेत्र में। केवल जीवाश्म ईंधन, देखिए केवल है तो ये गलत हो जाएगा, तो दोनों कथन आपके गलत हैं। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। उपरोक्त में से कौन से जोड़ा या जोड़े सही रूप में मिलान में है, आपको राइट जवाब इसका देना है 34 का। चलिए देखिए अब आपका हो जाएगा, इसका राइट जवाब क्या होगा। देखिए कह रहा है सबसे पहले मैं बात करता हूँ मक्का उत्पादन के लिए जो आपका तापमान है वो मध्यम होना चाहिए। मतलब कितना होना चाहिए, 21 डिग्री से लेकर के 72 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि ये उच्च तापमान कह रहा है तो ये गलत हो जाएगा। कपास के लिए क्या होता है, उच्च तापमान तथा हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। देखिए मध्यम तापमान कह रहा है, जबकि इसको उच्च तापमान चाहिए तो ये भी गलत हो जाएगा। जूट के लिए उच्च तापमान और भारी वर्षा की जरूरत होती है, तो सी आपका सही हो जाएगा। तो केवल सी आपका सही, तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें 21 जून के बारे में कौन सा कथन सही होगा, आपको बताना है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, ठीक है। और 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति के दौरान उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, ये भी जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा
उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी देशों पर क्या होगा आपको बताना है। तो उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी देशों में दोपहर होगी। क्या होगी? दोपहर होगी। याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। 37 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या होगा। उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक है ना। और विषुवत वृत्त में या विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं और 38 का राइट जवाब देखते हैं क्या है। मध्य हिमालय को कहा जाता है। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है मध्य हिमालय को हिमाचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाचल कहा जाता है। यह हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है और इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लघु हिमालय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं आपको बताना है। तो वर्षण का प्रकार आपका क्या क्या है, जल्दी से बताइए। बाढ़ वर्षा का प्रकार नहीं है, हिम है, ओला है, सहिमवृष्टि है। तो बी सी डी आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? बताइए भैया। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं। जो ग्रीन हाउस गैस है भूमंडलीय ऊष्मन के लिए इसको जिम्मेदार माना जाता है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको कहते हैं, जलवाष्प आदि चीज़ें शामिल होती हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। 41 क्या कह रहा है देखते हैं। 41 कह रहा प्रारंभिक स्तर पर इतिहास निम्नलिखित में गठित है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। भव्य निर्माण में, कालक्रम में, ठीक है, और सबाल्टर्न इतिहास, आलोचनात्मक चिंतन। तो भैया सब के सब सही है, तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अत्यंत आवश्यक है। आपको राइट जवाब देना है 42 का। कह रहा जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए ठीक है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए ठीक है, लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने के लिए ठीक है, मतभेदों का सम्मान करने के लिए ठीक है। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं और 43 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 43 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं उसका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सही है। नागरिकता शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों में कम होता है जहां लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम है अथवा संपूर्ण रूप से नदारद हैं, ठीक है। और ये इसकी व्याख्या भी करता है, तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मूल्य एक प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक हैं। आपको जवाब देना है। प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक हैं, बताइए क्या होगा राइट जवाब। कह रहा है समूह बोधन, बिल्कुल सही है। आज्ञाकारिता नहीं, और क्या होना चाहिए फिर, व्यक्तिगत बोध भी नहीं होना चाहिए, आलोचनात्मक चिंता होना चाहिए। ए और डी आपका सही है, तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं और 45 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाए विषय पढ़ाना चाहती है। निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए आपको बताना है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो ग्लोब का करना चाहिए, विश्व का नक्शा करना चाहिए, भारत का नक्शा, फिल्म नहीं करना चाहिए। ए बी डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। 46 कह रहा है
प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या शामिल किया जा सकता है? आपको राइट जवाब देना है जल्दी से। 46 का क्या होगा? तो महिलाओं के संघर्ष की कहानी, महिलाओं व पुरुषों की शैक्षिक भागीदारी के आंकड़े, विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाता हुआ वॉलपेपर आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करके उत्तर दें। कह रहा है भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था। ठीक है, ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया, ये भी ठीक है। इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। 48 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप में परावर्तित होते हैं? केवल सूचना पट, केवल है तो गलत है। परीक्षा के उद्देश्य संकल्पना को सरल बनाना, गलत है। सभा असेंबली के समय कथावाचन में, गलत है। योजना बनाने एवं आकलन में, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। कह रहा है एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, निम्न में से कौन से उदाहरण सबसे उचित हैं? आपको राइट जवाब देना है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? रेगिस्तान, नदी, समुद्र, शैवाल, मूंगा, चट्टान, डी हो जाएगा। सभी के सभी आपके राइट जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। 50 कह रहा है चर्चा कीजिए कि हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्नों को शामिल किए जाने की क्या प्रासंगिकता है? ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा के शुरुआत करने में सहायक होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं, ये गलत है। ऐसे प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं होते हैं और इनका कोई शैक्षिक महत्व नहीं होता है। तो क्या ये सही है? बताइए क्या होगा? तो सी आपका गलत हो जाएगा। ऐसे प्रश्न समाज में असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते, बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट जवाब ए और बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 51 पर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 और 51 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ब्राज़ील एवं भारत के लोगों की जीवन शैली के बीच के अंतर को पता करने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होने चाहिए? आपको बताना है। पत्रिकाओं, इंटरनेट से एकत्रित किए गए दोनों देशों के चित्र ये हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ब्राज़ील एवं भारत की जनगणना का डाटा, कोई मतलब नहीं है। ब्राज़ील एवं भारत के बीच व्यापार और संधि किसी काम के नहीं। ब्राज़ील एवं भारत की फिल्में। आपको जीवन शैली के बीच अंतर पता करना है तो आप जनगणना से थोड़ी जीवन शैली जान पाएंगे और व्यापार संबंध से जोड़ी जान पाएंगे, फिल्म से और दोनों देशों के चित्र से, पत्रिकाओं से आप जान सकते हैं। तो आपका ए और डी अर्थात दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। तो 52 का राइट जवाब आपको देना है। करा एक समर्थ पाठ्यचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे। ठीक है, विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा सके। आर भी सही है और आर एक की व्याख्या करता है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है? और 53 का राइट जवाब आप लोग दे दीजिए। वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन हैं। ठीक है, ठीक है। सामान्यीकरण वर्गीकरण व्याख्यानों मूल्यांकनों पूर्वानुमानों की तरह प्रतीत हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, सामान्यीकरण का सही अर्थ या गलत की तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। उनको समग्र रूप में समझा
उनको समग्र रूप में नहीं समझा जा सकता जब तक उनकी संघटक संकल्पनाओं को ना समझा जा सके। डी सही है, तो ए बी डी आपका राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक हैं। आपको 54 का राइट जवाब बताना है। तो क्या हो जाएगा बताइए। किसने विशिष्ट लेख लिखा है, ठीक है। अभिलेख कब किया गया, ये भी सही है। क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था, ये भी सही है। तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा ए बी सी, आपके तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं और 55 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है, क्या आप ऐसे 2 तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने की क्या प्रासंगिकता है, आपको इसका राइट जवाब देना है। तो 55 का राइट जवाब आप लोग दीजिए। चलिए बताइए। यह आकलन करने में मदद करते हैं कि सीखने वाले ने अवधारणाओं को समझ लिया है, ठीक है। छात्रों के स्मरण के कौशल की जांच नहीं करते हैं। छात्रों को मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं। सी सही है, ए और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं और 56 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए कह रहा है कि भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक कक्षा टेस्ट में बहुत निचले स्तर का निष्पादन करते हैं। उसके बाद वह चिन्हित करती है कि उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए वह सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम की योजना बनाती है। शिक्षिका निम्न में से किस में संलग्न है, तो वो भैया कार्यात्मक अनुसंधान में संलग्न है। अधिगम का आकलन नहीं कर रही, अधिगम हेतु आकलन नहीं कर रही, मूल्यांकन नहीं कर रही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं और 57 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। यह प्रश्न विद्यार्थी की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है, तो यह उसकी तर्क शक्ति को आंकने का प्रयास करता है कि उसमें तर्क करने की कितनी क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं और 58 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी। 58 का राइट जवाब दीजिए, तो वो होगी प्रायोगिक प्रदर्शन, ठीक है ना। क्या होगी, प्रायोगिक प्रदर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। कह रहा, आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाएं। यह प्रश्न विद्यार्थी को की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो अवलोकन करने का। किसका, अवलोकन करने का ये जो है प्रयास करता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है, आपको बताना है, उसका सही क्रम बताना है, ठीक है। पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। निरूपण, आंकड़े इकट्ठा करने की योजना, अवलोकन, रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और परिचर्चा। देखिए इसमें सबसे पहले होगा आंकड़ा इकट्ठा करने की योजना बनाना। जब आप आंकड़ा इकट्ठे करने की योजना बना लेते हैं तो उन चीज़ों का आप करते हैं अवलोकन, और जब आप चीज़ों का अवलोकन कर लेते हैं तब आप रिकॉर्डिंग या प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं और फिर उसका करते हैं निरूपण, और सबसे लास्ट में होती है परिचर्चा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सबसे पहले बी सी कहाँ है, बस इसी में है, तो यही आपका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए आज की क्लास में भी हमने ये 30 क्वेश्चन देखे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, देखिए ये वाला पेपर जो आया था ये थोड़ा सा इजी था, और पेपरों की अपेक्षा जो हमने अभी तक करवाए थे उनमें ये पेपर सबसे इजी था। तो आप लोग ऐसे देखिए तैयारी करते रहिए कि कोई पेपर इजी भी आ सकता है, कोई कठिन भी आ सकता है, इसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है कौन सा पेपर सरल आएगा कौन सा कठिन आएगा, लेकिन आपको तैयारी का जो माध्यम करना होगा वो कठिन लेवल का ही माध्यम आपको लेके चलना पड़ेगा। इजी लेवल का माध्यम आप लेकर के मत चलिए, क्योंकि जब आप कठिन की तैयारी करते हैं तो अगर इजी पेपर आपका आता है तो आप आसानी से उस पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स कर सकते हैं।
ठीक है, तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।